सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 76 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और जिसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं की। आज इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार 3 और 5 अंकों वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे और साथ ही साथ स्रोत आधारित प्रश्न की पुनरावृत्ति करेंगे ताकि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और बोर्ड के पेपर में यदि यही प्रश्न आएँ तो आप इन्हें आराम से कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न वाकई ही बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाठ में से यही प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। देखिए, जनसंचार के साधन तो आपको पता है ना कि ऐसे संचार के साधन जिनसे एक ही बार में यानी बहुत ही कम समय में काफ़ी अधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, उन्हें जनसंचार के साधन कहते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न और आजकल तो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो भी जनसंचार के माध्यम कहलाने लगे हैं। तो इनसे 3 लाभ देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला, ये स्वस्थ मनोरंजन करता है, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है। तीसरा, ये ज्ञानवर्धक होता है और चौथा लाभ भी मैंने लिख दिया है कि दूरदर्शन राष्ट्रीय संचार और संदेश का माध्यम है, यानी देश की जो भी खबरें हैं वो दूरदर्शन पर हमें मिलती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। देखिए, पाइपलाइन परिवहन वाकई ही बहुत बढ़िया साधन है क्योंकि इसको किसी तरीके का जाम नहीं झेलना पड़ता। तो पहला जो इसका लाभ है वो है कि पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। फिर दूसरा ये है कि समय की बचत होती है तथा बीज की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। जो कई बार बीच में सामान की चोरी होने लग जाती है, जैसे आप ट्रकों में भेजें तो माल गायब हो जाता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे बहुत बचाव हो जाता है। फिर तीसरा है कि पाइपलाइन बिछाने की लागत तो अधिक होती है परंतु जो इसके चलाने की लागत होती है वो बहुत कम होती है, जिसको हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं। फिर है पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है क्योंकि कोई एक्सीडेंट वगैरह का या ट्रैफिक जाम का कोई खतरा नहीं है। और रेलों पर बढ़ते दबाव को भी इससे कम किया जा सकता है क्योंकि जो हम रेल में सामान भेजते हैं उसमें हमें ईंधन भी चाहिए और समय भी चाहिए, लेकिन पाइपलाइन के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? देखिए, इसमें आपको सड़क परिवहन के लाभ ही बताने हैं। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, वो रेल परिवहन का लिखने लग जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। तो है कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत ही कम होती है क्योंकि रेलवे लाइन बिछाने की लागत बहुत ज़्यादा आती है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। उबड़ खाबड़ का मतलब जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर बना देते हैं और क्योंकि वहाँ पर रेलगाड़ी या रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल होता है। या विच्छिन्न भूभाग होते हैं जैसे रेगिस्तानी इलाका होता है, दलदली इलाका होता है, तो वहाँ पर भी इन्हें आराम से बनाया जा सकता है। फिर अधिक ढाल प्रवणता एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें तो बना सकते हैं लेकिन रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क परिवहन मितव्ययी है। तो देखिए, जब कम व्यक्तियों को ले जाना हो, कम दूरी के लिए जाना हो या कम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो तो सड़क परिवहन ज़्यादा बचत वाला होता है। फिर पांचवा है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी देखिए, जैसे सड़क जो है वो रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। भाई, अगर आपको रेलगाड़ी पकड़नी है तो आप किसी सड़क परिवहन का ही तो यूज़ करोगे, या आपको शिप में जाना है तो भी आप सड़क परिवहन का यूज़ करोगे, या एयरपोर्ट जाना है तब भी हम सड़क परिवहन का ही प्रयोग करेंगे। तो ये सभी जो दूसरे परिवहन के साधन हैं उनको जोड़ने की कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मैं लिख भी देता हूँ VIMP यानी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
तो एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए, यानी किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके आर्थिक, उसके विकसित होने की हमें सूचना देता है, तो उसकी व्याख्या करनी है। यानी इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या लाभ होते हैं उस देश को वो लिखने हैं। जैसे किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, इसका सत्यापन निम्नलिखित तर्कों द्वारा किया जा सकता है। जैसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से किसी देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, ठीक है। दूसरा है विकसित देश अपनी उच्च कोटि की वस्तुएं, यानी बहुत ही जो बढ़िया क्वालिटी की वस्तुएं, उनको विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। फिर विकसित देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं एवं विदेशों में निर्यात करते हैं, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही हो पाता है। विकासशील देश कई मामलों में विकसित देशों पर निर्भर करते हैं। देखिए, जो विकासशील देश हैं वो दूसरे जो विकसित देश हैं उनसे चीज़ें खरीदते हैं, तो इससे उस देश को बहुत फ़ायदा होता है, यानी उसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके वो आर्थिक वैभव उसको और बढ़ाता है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं और आवश्यक विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ता है। तो तभी हम कहते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है किसी देश की आर्थिक वैभव का सूचक है। फिर पांचवा प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के किस प्रकार सहायक है? अर्थव्यवस्था के विकास में वो किस प्रकार सहायता करता है पर्यटन? देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण उसमें वृद्धि हुई है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ये ज़्यादा ही बढ़ा है। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। फिर इससे स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं, यानी जो स्थानीय हस्तकला होती है, जैसे गाँवों में, किसी गांव में बहुत बढ़िया हस्तकला होती है, हाथ से बनने वाली चीज़ें मिलती हैं, तो पर्यटन से क्या होता है उसको एक और मकाम मिलता है, एक और लेवल मिलता है और उनकी चीज़ें भी दूसरे जगह पर, दूसरे देशों में जाती हैं। फिर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है पर्यटन उद्योग से, तो अर्थव्यवस्था में तो ये सहायक ही है। राष्ट्रीय एकता को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। इसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंकों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आएगा ही आएगा। ये तो नहीं आएगा लेकिन इसके टाइप का आएगा। देखिए, जैसे नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसान है, अनुच्छेद को कम से कम 2 बार पढ़ें। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है, जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए तो सड़कों का जाल अपर्याप्त है। देखिए, आपने देखा होगा कि कितना जाम लगता है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं और वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है क्योंकि इनमें बहुत गड्ढे हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल व पुलिया बहुत पुराने और तंग हुए हैं। परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। अब इस पर आधारित प्रश्न। पहला है, सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में सड़क की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। फिर जम्मू कश्मीर में सड़क का घनत्व कम क्यों है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व इसलिए कम है क्योंकि वह एक पर्वतीय इलाका है और वहाँ पर रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, इसलिए वहाँ पर सड़कें बहुत कम हैं। भारत में भी सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्या क्या चुनौतियाँ? जैसे लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है और इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं। फिर आखिरी प्रश्न, भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो देखिए, क्या उपाय हैं? सड़कों को पक्का किया जाए, वर्षा ऋतु में इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए और सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी अवेलेबल हो, जब भी पॉसिबल हो, टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।